अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 कह लो या लेक्चर नंबर 1 कह लो। वन इस सेंस में क्योंकि हमने उस लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में जो है वो अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं किया था, टॉपिक्स नहीं पढ़े थे, सिर्फ डिस्कशन की थी। तो इस सेंस में हमारा ये लेक्चर नंबर 1 काउंट होगा, क्योंकि आज से हम बेसिकली अपनी जो है वो सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, अपने जो है वो टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारा जो सिलेबस है वो वैसे 13 चैप्टर्स थे, लेकिन 16 चैप्टर्स हो गए, अब उसमें 3 चैप्टर्स ऐड हो गए। और जो 3 चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनमें से सबसे पहला जो चैप्टर है वो है वेक्टर्स। यानी कि हम अपने इस एमडी कैट सिलेबस को स्टार्ट करते थे फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर से, लेकिन उन्होंने अब फोर्स और एंड मोशन वाले चैप्टर से पहले एक चैप्टर और भी ऐड कर दिया, वेक्टर्स। और मजे की बात यह है कि वेक्टर्स वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इवन मेरी भी फिजिकल क्लासेस जब भी होती थी, या जब भी मैं आपने देखा होगा मेरे वन शॉट लेक्चर्स भी मौजूद हैं। तो मैंने वन शॉट लेक्चर्स को भी डायरेक्ट फोर्स एंड मोशन से स्टार्ट नहीं किया था, वो इस वजह से क्योंकि वेक्टर्स को समझना बड़ा जरूरी होता है। तो मैं इवन फिजिकल क्लासेस में भी जब भी अपने एमडीकैट सिलेबस को स्टार्ट करवाता था, तो डायरेक्ट फोर्स एंड मोशन से स्टार्ट नहीं करवाता था। स्टूडेंट्स को मैं यही बताता था कि जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 3 4 टॉपिक्स आपको याद करना, आपको उनकी प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। तो खैर वही हुआ, वेक्टर्स इन्होंने ये समझते हुए कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको बाकायदा उन्होंने ऐड कर दिया है। तो खुशी होगी इस बात की कि ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर क्लासेस। यूनिट नंबर 1, एमडी कैट फिजिक्स यूनिट 1, विच इज वेक्टर्स। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है मेरे साथ मेरी यहाँ पर टीम भी बैठी हुई है, तो वो हर चीज देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इंटरनेट सही चल रहा है, ऑडियो सही आ रही है, वीडियो सही आ रही है। तो यहाँ पर जो टीम बैठी हुई है वो मुस्तकिल मुझे जो है वो मॉनिटर कर रही है। तो मेरे पास से जो है वो यहाँ से मैंने अभी चेक किया, उनसे मालूम किया है, तो उन्होंने थम्स अप किया है कि आपका जो है वो ब्रॉडकास्ट बिल्कुल वीआईपी हो रहा है, मतलब ऑडियो भी सही आ रही है, वीडियो भी सही आ रही है, किसी किस्म की कोई लैगिंग वगैरह या डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है। तो जैसे ही अगर इनको फील होगा कि हाँ सर आपकी वीडियो रुक रही है या ऑडियो रुक रही है, तो ये मुझे इशारा करेंगे, मुझे सिग्नल देंगे, सर थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं। तो ये है कि जब तक मैं चल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो ब्रॉडकास्टिंग चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है ना। अगर अगर आपके एंड से थोड़ा सा अगर सिग्नल वगैरह इशू हो जाए, तो क्या पता वहां आपकी साइड पर शायद वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए या ऑडियो आपकी तरफ से रुक जाए। लेकिन मैं यहाँ से स्टॉप जब करूंगा जब मुझे ये सिग्नल देंगे सर आपकी वीडियो रुक गई है या आपकी ऑडियो रुक गई है। जब तक मैं चलता जा रहा हूं इसका मतलब यहाँ से ऑल ओके है। ठीक है। खैर, वेक्टर्स, हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मतलब बहुत दफा आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी, 9th क्लास से आप पहली दफा ये चीज पढ़ते हैं। वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जो कि सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाती हैं उनको हम स्केलर्स कहते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और वो वाली क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं। मतलब नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल का फर्क होता है। ठीक है ना। तो डायरेक्शनल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स, जबकि जो नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम सिंपल स्केलर्स कह रहे होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्योंकि वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे जो टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड है वो 3 इंक्लूड है। कैसे? एक आपने पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड।
एक आपका ये वाला टॉपिक इंक्लूड है, और उसके बाद बाकी जो दो टॉपिक्स इंक्लूड है उनमें से एक हमारा जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, और दूसरा वाला हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये तीन टॉपिक्स इस चैप्टर में से मतलब जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कहां से? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, ठीक है ना। अच्छा, अब एडिशन की बात तो हम करते हैं बाद में, लेकिन इस टॉपिक के नाम में एक बड़ी जरूरी चीज आ रही है, और वो आ रही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर की रिजोल्यूशन। और हमें पता है कि जब भी हम वेक्टर्स को रिजोल्व करते हैं तो वो हमेशा हमें उनके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिलते हैं जो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ज्यादातर हम यहां पर हमेशा दो बनाते हैं जब कंपोनेंट्स की बात कर रहे होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर हम यहां पर दो बनाते हैं। वैसे हमें पता होता है कि तीन है, ठीक है ना, एक्स, वाई और जेड। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आपको इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी एक वेक्टर गिवन है, से द वेक्टर इज ए, इसको हम वेक्टर ए कह देते हैं, और ये वेक्टर कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हमें कहा जाता है कि आप क्या करें, इसकी रिजोल्यूशन करें, इसको तोड़ें, इसको डिवाइड करें। और कैसे तोड़ें, कैसे डिवाइड करें? जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, रिजोल्व करेंगे, सो यू विल गेट इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक हमेशा आपको मिलेगा इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर, यहां से यहां तक एक कंपोनेंट आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है ना। जब आप इसको रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आपको मिलेगा इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर, जिसको कहा जाता है ए एक्स। और जो ए एक्स बराबर होता है वो हमेशा बराबर होता है ए कॉस थीटा के, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से जब आप इसको रिजोल्व करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। दूसरा वाला जो मिलेगा वो आपको मिलेगा वाई एक्सिस पर, और इसका जो नाम होगा वो होगा ए वाई, और इसका फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा। So these are the rectangular components of this vector, and those two rectangular components are number one ax, and the formula for ax is a cos theta, and the second one is ay, and the formula for ay is a times sin theta. तो a cos theta, a sin theta। वेक्टर का नाम चेंज कर दो, इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल अगर फोर्स है, f फॉर फोर्स, तो आपको कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे, एफ एक्स, और दूसरा वाला एफ वाई, यानी कि एफ कॉस थीटा हो जाएगा और एफ साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वेक्टर का नाम हो जाए वी, यानी कि वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, तो आपको कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे, वी एक्स, और दूसरा वाला क्या मिलेगा, वी वाई, यानी कि वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। सिंपल। तो इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो यहां पर आप इस बात को लिख सकते हो, ए एक्स का फॉर्मूला जो होगा वो हमेशा होगा ए कॉस थीटा, जबकि ए वाई का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा होगा ए साइन थीटा। सो दीज आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज वाई दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और याद रखिएगा ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए एक्स एंड ए वाई आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है, आपसे कहा जा रहा है वेक्टर की वैल्यू है 10, और ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्रीज, ये दो वैल्यूज आपको गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो भाई हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्रीज होता है। तो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, यानी कि उनका मकसद ये होता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। अब आप बोलेंगे सर एमसीक्यूज में तो डेटा गिवन था, हमें वेक्टर की वैल्यू गिवन थी, हमें एंगल की वैल्यू गिवन थी,
तो इसको यूज किए बगैर हम आंसर पर कैसे टिक कर देते? भाई स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, सर वैल्यूज गिवन है इसका मतलब इनका कोई ना कोई लाजमी काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है आपको एमसीक्यूज में जो भी डेटा गिवन हो वो सारा का सारा काम का हो, ठीक है ना। आपने बस ये सोचना होता है, ये देखना होता है एमसीक्यू में कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आप ये समझ गए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन किसके बारे में है, तो अगर आप ये समझ जाओ ना, फिर आप जाइएगा डेटा की तरफ, क्या वो डेटा काम का है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है अ वेक्टर ऑफ 10 यूनिट्स, यानी कि वेक्टर की वैल्यू अ वेक्टर ऑफ 10 यूनिट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। बस यहां पर आके क्वेश्चन खत्म। अब आपसे आगे क्या पूछेगा, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें जो डेटा गिवन था वो काम का नहीं है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमेशा क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में आपने ये भी ध्यान में रखना होता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या, जैसे कि अगर वेक्टर ए जो है अलोंग एक्स एक्सिस हो, यानी कि वो एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक वेक्टर है, वो उसका मैग्नीट्यूड जितना भी हो लेकिन वो एंगल बना रहा है 0 डिग्री, यानी कि वो किस पर है, एक्स एक्सिस पर मौजूद है। और आपसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात की जा रही है कि कैलकुलेट इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज बताएं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपको ये बताया जा रहा है कि वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है का मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि वो कौन सा एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। देखो ना, अगर वेक्टर ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है और ये एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। अगर वेक्टर ऐसे है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस है और एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर वेक्टर ऐसे है तो अगेन ये एक्स एक्सिस है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इसका एंगल क्या है, 180 डिग्री। अगर वेक्टर ऐसे है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर, और इसका एंगल क्या है, 270 डिग्री। समझ रहे ना। तो हमारे पास डिफरेंट एक्सिस के ऊपर डिफरेंट एंगल्स होते हैं। तो अगर आपसे कहा जा रहा है एक्स एक्सिस, इसका मतलब आपको एंगल ऑटोमेटिकली गिवन है 0 डिग्री। और अगर ऐसा हो तो याद रखिएगा, जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा वेक्टर के बराबर होगा और जो वाई कंपोनेंट होगा वो हमेशा 0 होगा। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स की बेसिक्स हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस पर हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये सवाल है, a force of 10 Newton is acting along x-axis. Calculate its rectangular component. Calculate fx and fy. ये सवाल है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे एक सवाल दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, तो आपने एफ एक्स और एफ आई कैलकुलेट करना है। अब आपको एक चीज बताई गई कि भाई ये जो फोर्स है ना, ये जो वेक्टर है ना, ये एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब ये सवाल इस वाले पॉइंट का है। तो अब आपसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछा जा रहा है तो आप ये वाली चीज अप्लाई करेंगे। अगर आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, याद रखिएगा एक्स कंपोनेंट हमेशा उतना ही होगा जितना वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है। और यहां पर वेक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 न्यूटन। तो इसका मतलब अगर मुझे एफ एक्स कैलकुलेट करना है, फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। अगर हमसे एफ एक्स पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा एफ एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली वही होगी जो आपको वेक्टर की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब एफ एक्स बराबर होगा 10 न्यूटन के, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और आपसे वाई कंपोनेंट पूछे तो अगर वेक्टर एक्स एक्सिस पर हो तो कभी भी उसका वाई कंपोनेंट नहीं बनता, उसका वाई कंपोनेंट हमेशा 0 होता है। तो भाई इसके आंसर क्या होंगे, इसके आंसर आप ये लिखेंगे कि जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी जितना आपको मैग्नीट्यूड गिवन है वेक्टर का, और इसकी एफ वाई की वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि वेक्टर खुद एक्स एक्सिस पर मौजूद है। तो अगर वेक्टर एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो वेक्टर के बराबर और उसका वाई कंपोनेंट हमेशा 0। इसी तरीके से अगर इसी पॉइंट को हम चेंज करके एक्स की जगह पे वाई एक्सिस कर दें,
तो आप लिखेंगे इफ वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का मतलब एंगल 90 डिग्रीज होगा, और 90 डिग्रीज अगर हो वाई एक्सिस पर हो तो याद रखिएगा एक्स कंपोनेंट इस बार जीरो हो जाएगा, और इस बार जो वाई कंपोनेंट होगा वो वेक्टर के बराबर हो जाएगा। बस ये कंडीशन उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। अगर वेक्टर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कंपोनेंट हमेशा जीरो होता है, अगर वेक्टर वाई एक्सिस पर होता है तो उसका एक्स कंपोनेंट हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपसे यही सवाल दोबारा पूछा जाए और इस बार एक्स एक्सिस की जगह पे वो वाई एक्सिस कह दे, और आपसे सवाल सेम किया जा रहा है कि एफ एक्स बताओ कितना होगा, एफ एक्स बताओ कितना होगा, बस चेंज किया, एक्स की जगह पे वाई आ गया, तो अगर एक्स एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस आ जाए तो इस बार ये आंसर जो है वो उल्टे हो जाएंगे, यानी कि एफ एक्स जीरो हो जाएगा और एफ वाई की वैल्यू इस बार 10 हो जाएगी, जो भी वैल्यू गिवन होगी वो वाई की वैल्यू होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट ये कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज हमेशा बराबर होती हैं, ए एक्स और ए वाई हमेशा बराबर हो जाएंगे। 45 डिग्रीज वो एंगल होता है जिस एंगल पर साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। तो देखो ना इन दोनों कंपोनेंट में फर्क है क्या, एक्स कंपोनेंट में वाई कंपोनेंट में फर्क किस चीज का है, ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, लेकिन फर्क किस चीज का है, एक में कॉस थीटा आ रहा है और एक में साइन थीटा आ रहा है। तो अगर इस कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सेम हो जाए तो फिर ए एक्स में और ए वाई में क्या फर्क रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा, है ना। तो याद रखिएगा 45 डिग्रीज वो एंगल होता है, 45 डिग्रीज जिस पर साइन थीटा हमेशा बराबर होता है कॉस थीटा के, दैट इज वाई एक्स कंपोनेंट हमेशा बराबर आ जाता है वाई कंपोनेंट के। तो इसका मतलब आप इसका रीजन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर आ जाता है, मतलब थीटा की जगह पे वैल्यू लिख दो, साइन 45 डिग्रीज बराबर होता है कॉस 45 डिग्रीज के, दोनों की वैल्यूज हमेशा सेम होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से मतलब आपसे आपसे पूछा जा रहा है कि अ फोर्स ऑफ, फॉर एग्जांपल इसको चेंज करते हैं सवाल को, यहां लिखता हूं मैं, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये सवाल है, ठीक है ना। व्हाट विल बी इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सवाल ये वो है, जाहिर सी बात है आप एफ एक्स कैलकुलेट करें और एफ वाई कैलकुलेट करें, एफ एक्स और एफ वाई। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पर जाहिर सी बात है पूरा सवाल नहीं लिख रहा, टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैंने ऊपर वाला डेटा लिख दिया पूरा, लेकिन एंड में सवाल किया जाएगा 45 डिग्री के बाद लिखा हुआ क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या कैलकुलेट इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि एफ एक्स फाइंड करो और एफ वाई फाइंड करो। तो आपने पता है क्या देखना है भाई, एंगल 45 है तो इसका मतलब आपने दोनों कंपोनेंट फाइंड नहीं करना है, आप एक कर लें, जो एक आएगा वही दूसरा होगा, मतलब जितना पहला कंपोनेंट आएगा उतना ही दूसरा कंपोनेंट होगा, क्यों, क्योंकि एंगल 45 डिग्रीज है। तो भाई हम क्या हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ कॉस थीटा, एक फाइंड कर लो, आपकी मर्जी है, एफ साइन थीटा फाइंड कर लो, आंसर दोनों का सेम आना है। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है 100, ये आ गया 100, मल्टीप्लाई बाय एंगल पुट करें, एंगल कितना है 45 डिग्री। और भाई एक चीज और बता दूं, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ऐसे होते हैं जिन एंगल्स की आपको कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता हो कि 30 डिग्रीज पर कॉस कितना होता है, साइन कितना होता है, टेंजेंट कितना होता है, 45 डिग्रीज पर इन तीनों की वैल्यूज क्या होती हैं, 60 डिग्रीज पर, 90 डिग्रीज पर, 180 डिग्रीज पर। तो कुछ हमारे पास पर्टिकुलर एंगल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो डिफरेंट एंगल्स पर, अच्छा डिफरेंट भी सारे याद नहीं करने होते, पता चला 20 का भी याद कर लो, 21 का भी याद कर लो, 31 का भी याद कर लो, नहीं, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ऐसे होते हैं, कम से कम आपको उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। तो वो कुछ एंगल मैं काम करूंगा, वो रेशियोज जो है मैं आपको बोर्ड पे लिखा दूंगा या मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप के अंदर, आप उनका रट्ठा लगा लीजिएगा, आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उनमें से एक एंगल है 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 45 डिग्री पर कॉस साइन दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। और कितने होते हैं,
100 इंटू 0.707, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 0.707, और अच्छा साइन भी इतना ही होता है, साइन 45 भी इतना होता है, cos 45 भी इतना होता है, और टेंजेंट 45 की बात करें तो वो 1 के बराबर होता है, 1। अब हमें क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 100 को 0.707 से मल्टीप्लाई करें तो भाई 100 के बाद कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। तो किसी भी ऐसी वैल्यू से जिसके पास 2 जीरो हो, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उसका डेसिमल 2 दफा आगे चला जाता है, और अगर जीरो डिवाइड में हो तो डेसिमल लेफ्ट पर आ जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड में होता तो ये जो डेसिमल है ना, ये 2 दफा पीछे आ जाता, लेकिन अभी मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब ये डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट होगा। कितनी दफा, 2 दफा, क्योंकि जीरो 2 है। तो हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा, एफ एक्स का आंसर बन जाएगा 70.7 न्यूटन। So this is the x component of the force, the given force। और अगर x component आ गया तो y component निकालना क्या मुश्किल बात है, y component भी बिल्कुल सेम होगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जितना fx आया एग्जैक्टली उतना ही fy भी आएगा, ठीक है ना। जल्दी से इस बोर्ड को नोट करें। पेट्रोल ओके, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कंपोनेंट्स के बारे में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। डायग्राम यहाँ पर बनी हुई थी, बल्कि काम ये करना था मुझे, डायग्राम रब नहीं करनी है, डायग्राम का हमारा काम है आगे। तो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस अभी भी सेम, ये आ गया वही वेक्टर ए, आप नाम चेंज कर दें, ये एंगल बना रहा है थीटा, ये आ गया इसका एक्स कंपोनेंट जो कि बराबर था ए कॉस थीटा के, ये आ गया इसका वाई कंपोनेंट जो के बराबर है ए वाई यानी कि ए साइन थीटा के, ठीक है ना। ये मैंने रिपीट कर दी डायग्राम। अच्छा काम की बात ये है कि अब वो ये कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट्स, और 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं फर्स्ट, इस वाले को हम कहते हैं सेकंड, इस वाले को हम कहते हैं थर्ड, और इस वाले को कहा जाएगा फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री टू 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री टू 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रॉम 270 टू 360 डिग्री। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आ गए। एक बात याद रखिएगा, इन क्वाड्रेंट्स को बताने का मकसद ये है कि हमारे पास इन क्वाड्रेंट्स में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यूज जो भी होती हो, लेकिन उनका साइन क्या होता है वो आपने याद रखना होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा सा जल्दी इस वजह से चल रहा हूं, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक होता है हमारे पास वेक्टर्स में, जो काफी दफा हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ये वही वाले पॉइंट्स है जो आपके बार बार रिपीट हो रहे होते हैं ना। तो इनमें इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके मुताबिक ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वेक्टर्स की बेसिक्स में आ जाता है। लेकिन खैर क्योंकि इंक्लूड है तो भले बेसिक्स में आ जाता है, लेकिन इसको हमें पढ़ना जरूरी होता है। खैर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होते हैं।
अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि वाई कंपोनेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स यानी कि ए एक्स और ए वाई दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, जबकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाता है और वाई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है अ वेक्टर ए या वेक्टर एफ वेक्टर वी जो भी वेक्टर हो, अ वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज। ठीक है ना। अब 120 डिग्रीज आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर एग्जांपल। तो आपने ए एक्स फाइंड करना है और आपने ए वाई फाइंड करना है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये रहा, अ वेक्टर ऑफ 10 यूनिट्स is making an angle of 120 degree. Calculate its rectangular component यानी कि ए एक्स एंड ए वाई, ये कैलकुलेट करके बताएं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ऑप्शंस भी हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या पता आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत ही ना पड़े, जो मैं आपको ऑलरेडी यहां पर बता भी चुका हूं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसको कैलकुलेट करने से आपको जो आंसर मिलेंगे 120 डिग्री पर जो कॉस की वैल्यू होती है वो बेसिकली वो होती है नेगेटिव, और कॉस 60 और कॉस 120 हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको वैसे ही डायरेक्टली बता रहा हूं, जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके आंसर ही आएंगे। ठीक है। ए एक्स की वैल्यू अगर हम बात करें, ए एक्स, तो ए एक्स हमारे पास आएगा, मैं अपनी तरफ से ऑप्शन दिख रहा हूं। ठीक है ना। 5 एंड ए वाई इज इक्वल टू 8.6। ठीक है। बी में लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू -5 एंड ए वाई इज इक्वल टू -8.66। सी में लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू -5 और ए वाई इज इक्वल टू +8.66। और सबसे लास्ट में डी में लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू +5 एंड ए वाई इज इक्वल टू -8.66। ये ऑप्शन हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन मैंने लिखे है, आपको आपके सामने लिख के दिखाए, मतलब कैलकुलेट करके बताया, जाहिर सी बात है। अब आप ये सोचेंगे सर इतने आंसर लिखे हुए हैं, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर? तो आप जाहिर सी बात है बस एक चीज देखो, एंगल क्या है, एंगल चेक कर लो। इस वाली कंडीशन में एंगल 120 डिग्रीज है और 120 डिग्री जो एंगल होता है वो लाई करता है हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो होती है यानी कि एक्स कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और जो वाई कंपोनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो ए ऑप्शन में दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज पॉजिटिव गिवन है, बी में एक्स नेगेटिव गिवन है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव गिवन है, दोनों नेगेटिव है सी ऑप्शन में। सी में एक्स नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, जबकि डी ऑप्शन में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव गिवन है। अब मुझे इनमें से वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जो 120 डिग्री यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन में लाई करता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, जैसे ये आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है ना, 90 से ज्यादा 180 से कम, वैसी बात है क्वाड्रेंट सेकंड है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, तो इसके मुताबिक हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी, क्योंकि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव लिखी हुई है और वाई कंपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है। तो मतलब अगर आप चाहो तो यहां पर कैलकुलेट करके कंफर्म करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज को, बस आप साइन देखकर भी आंसर बता सकते हो कि हाँ भी मुझे पता है 120 पर एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। तो बिना कैलकुलेशन किए हुए, वेरीफाई करने के बगैर, वेरीफाई किए बगैर अब डायरेक्ट टिक कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट कोशिश होती है कि डायरेक्ट आंसर्स पे टिक किया जाए। कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आप अगर याद कर लो तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप सॉल्यूशन किए बगैर आंसर पर टिक कर दें। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक मेरा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्रीज की जगह पे यह हमें गिवन होता 220 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल सवाल चेंज कर दिया 220 डिग्री,
अब 220 डिग्रीज पर मुझे पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 180 से ज्यादा और 270 से कम, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो गिवन है, ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट का रूल है कि दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। तो जैसे ही मैं एंगल को देखूंगा मुझे पता लगेगा कि ये थर्ड में है, तो मैं अब ऐसे ऑप्शन की तरफ जाऊंगा जिसमें दोनों के दोनों नेगेटिव हो, और दोनों के दोनों नेगेटिव मुझे बी की तरफ नजर आ रहे हैं, तो मैं इसको टिक करूंगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको वैल्यू गिवन है 310 डिग्री, अब 310 डिग्री वो आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जाहिर सी बात है 270 से ज्यादा हो गया, 360 से कम है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव। तो अब मैं टिक करता किससे, डी ऑप्शन के ऊपर। तो भाई फिलहाल इसको वापस वही कर देता हूं जो गिवन था, 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज पर हमने किस पे टिक करना था, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेंट की कंडीशन को याद रखिएगा, ये आपको काम आ सकती है बिना सॉल्यूशन के। क्या अच्छा, वही वाली बात मैं आपको एक बात बताऊं जो एमडी कैट के अगर आप पास पेपर्स देखें, प्रीवियस पेपर्स देखें, जितने भी हुए हैं एमडी कैट के पेपर्स अब तक के, भले देख लो, रिसेंट वाले देख लो या पुराने वाले देख लो, एमडी कैट फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं ना। एमडी कैट फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इजी आते हैं। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जाहिर सी बात है एविडेंस के तौर पर पास पेपर्स मौजूद हैं, तो ये बात जो मैंने कही, तो आप इस बात को वहां पर देख लीजिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स के आपके इस बार 36 क्वेश्चन आएंगे, अपडेटेड सिलेबस है ना, जाहिर सी बात है, तो आपके इस बार 36 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के। 180 का कर दिया टोटल ना, नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी चेंज कर दिए हैं, परसेंटेज हर उसकी सब्जेक्ट की चेंज कर दी है। तो फिजिक्स के 36 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको अगर बताऊं तो इन 36 क्वेश्चन में से 25 से लेकर 26 एमसीक्यूज तक, यानी कि अबाउट 25 एमसीक्यूज आसान होंगे। मतलब ऐसे होंगे कि अगर आपने फिजिक्स को फर्स्ट ईयर को, इंटर को, जो आपका सिलेबस गिवन है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ा हो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हो, आपको सारे फॉर्मूला याद हो, आपको सारे यूनिट्स याद हो, आपको सारी कांस्टेंट वैल्यूज याद हो, है ना, और आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी हो, मैं समझता हूं कि आप 24 टू 25 एमसीक्यूज बासानी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बहुत मतलब कम होता है, आसान होते हैं, वेरी इजी। और फिर वो जो होते हैं ना डिफिकल्ट वाले मतलब ये कि ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें उसको सॉल्व करने में टाइम जा रहा है, सोचना पड़ रहा है कि यार ये क्या न्यूमेरिकल दे दी, या ये क्या कॉन्सेप्ट दे दिया कि इसको मैं क्रैक कैसे करूं, वो होते हैं बहुत कम। तो उस बहुत कम वाले डिफिकल्ट लेवल के चक्कर में हम क्या करते हैं, इस पूरे सिलेबस को बहुत डिफिकल्ट लेवल के ऊपर पढ़ लेते हैं। और जब आप पूरे सिलेबस को बहुत डिफिकल्ट लेवल के ऊपर पढ़ लेते हो ना, तो पता है एक चीज, जब आप किसी किसी फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दो, तो फिर उस फ्रीक्वेंसी पर हम सेट हो जाते हैं, और फिर उससे ऊपर जाना या उससे नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस एमडीकैट के पूरे 2025 सिलेबस को आप वेरी वेरी डिफिकल्ट लेवल के ऊपर पढ़ना शुरू कर दें, नहीं मैं तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, नहीं इसके अलावा जो बहुत मुश्किल मुश्किल पॉइंट्स भी हैं जो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, नहीं मैं तो वो भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, अगर आपने वो चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दी, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। यकीन करिएगा, मैं जाहिर सी बात है पढ़ाता हूँ, सालों हो गए पढ़ाते हुए, हजारों स्टूडेंट निकल गए, सिलेक्ट भी बहुत सारे हुए। मैं जाहिर सी बात है अपने अब तो डॉक्टर्स बन के बैठे हैं, जाहिर सी बात है पढ़ाते हुए कोई 2013-14 से पढ़ा रहा हूँ मैं, एमडी कैट, ये एमडी कैट, ई कैट वगैरह। तो हम तो देखते हैं ना स्टूडेंट्स को। तो कहने का मतलब ये होता है बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भी नहीं हो पाता। क्यों, व्हाट इज द रीजन? रीजन यही होता है कि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया होता है वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे तो हर एक पॉइंट पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं होगा मैं वो भी पढ़ूंगी या वो भी पढ़ूंगा। वेरी वेरी डिफिकल्ट के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान आते हैं, जब वो आसान क्वेश्चन उनके सामने आता है ना, अब वो पता है क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या। तो उनको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन समझ आ रहा होता है कि हाँ इस क्वेश्चन का यही आंसर है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, नहीं यार ये इतना आसान सवाल कैसे हो सकता है। मैं एमडीकैट के पेपर में बैठा हुआ हूं या बैठी हुई हूं, और मैंने अपने आप को बहुत हाई लेवल के ऊपर प्रिपेयर किया हुआ है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि क्वेश्चन विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो क्या जब उनके सामने बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, वो उन बेसिक क्वेश्चन के अंदर भी मिस्टेक्स कर देते हैं, और फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये मैं कैसे गलत कर सकता हूँ,
या मैं कैसे गलत कर सकती हूँ। तो सारा उसका जो रीजन है वो ये है कि आपने अपने स्टडी लेवल को, अपने जो स्टडी प्रिपरेशन का जो तरीका था उसको कहीं और ही सेट कर दिया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। हमें पढ़ना होता है, हमें सारे पॉइंट पढ़ने होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। मैं, जाहिर सी बात है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायो, बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ाने में। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सबके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है ना, मेरे आसपास भी बहुत सारे अकेडमीज हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, या ऑनलाइन भी बहुत सारे फिजिक्स के टीचर्स हैं। तो मुझसे कोई भी पूछता है कि सर कोई बहुत अच्छा सा टीचर बताएं, कि जाहिर सी बात है कि अगर हम पढ़ना चाहें एक्स्ट्रा, तो बोलता हूँ सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं यार, आप बस आपका जो है वो एक केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए बस। पढ़ाते सारे अच्छा है, सब मेहनत करते हैं पढ़ाने के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो क्या करते हैं टीचिंग के अंदर, जब एमडी कैट चीजें पढ़ा रहे होते हैं या जो भी चीजें पढ़ा रहे होते हैं, तो करना नहीं चाहिए टीचर्स को, लेकिन वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स को जो नई भी चीजें होती ना वो भी पढ़ा रहे होते हैं। इससे पता है क्या होता है, इससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बार बार ही सवाल कर रहे होते हैं, सर ये करना है नहीं करना। कर लिया, करने के बाद ये है कि फिर वो कंफ्यूज रह गए, अब उससे रिलेटेड हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो बड़ी एक घिचपिच सी हो जाती है, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है एक ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबको, सबको एक अच्छा मशवरा है, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा सिलेबस से ना। जो आपका सिलेबस है उसको कवर करिएगा पहली प्रायोरिटी पर, फर्स्ट प्रायोरिटी पर। जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है पहले आपने उनको कवर करना है। जब आप ये अच्छे तरीके से कवर कर लें, उसके बाद अगर आप चाहें तो जो टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं था वो भी कर लें, क्या हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन शुरू में नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि पता चला आपका वेक्टर चैप्टर था, और वेक्टर चैप्टर में आपके जो टॉपिक्स इंक्लूड थे, आपने बोला नहीं मैं तो ये 3 टॉपिक्स के अलावा पूरा वेक्टर चैप्टर पढ़ूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप कुछ पढ़ने 3-4 टॉपिक्स थे, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ने में अपना अच्छा खासा टाइम जाया कर दिया। अब आगे के चैप्टर्स का क्या होगा, फिर आप इसी तरीके से फोर्थ एंड क्वेश्चन वाले चैप्टर पे आएंगे, वहां पर भी जो टॉपिक्स गिवन है आप बोलेंगे नहीं मैं इनके अलावा भी पूरा चैप्टर पढ़ूंगा। फिर आपने एक्स्ट्रा टाइम वहां पर भी बर्बाद कर दिया। अब आप ये टाइम अपना बर्बाद करते हुए जा रहे हैं, और इन दी एंड टाइम खत्म हो गया, सिलेबस बच गया। तो आपने क्या करना होता है ओके। अच्छा, इसको डिस्कस करने के बाद एक और चीज वो ये कि हम जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं इन कंपोनेंट्स की एडिशन की, कंपोनेंट्स की एडिशन की। ठीक है ना, और याद रखिएगा कंपोनेंट्स की एडिशन जब भी की जाती है तो आपको दोबारा से वही वेक्टर मिल जाता है जिसको आपने रिजॉल्व किया था। दिस वेक्टर ए इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पर जो वेक्टर ए गिवन गिवन है, इस वेक्टर ए को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये वाला इसका वाई कंपोनेंट। तो यहां पर दो प्रोसेस एक साथ हैं, वेक्टर को तोड़ोगे तो कंपोनेंट्स मिलेंगे, और उन्हीं कंपोनेंट्स को जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो दोबारा से वेक्टर मिल जाएगा। तो ये टॉपिक एक दूसरे के एंटी हैं, मतलब रिवर्स प्रोसेस हैं। एक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आप वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो कंपोनेंट्स मिलते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर।
तो अब अगर आपने इस रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिखना हो, और याद रखो वेक्टर का मतलब उसके पास दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो दो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। एक है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं इन कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट बनाने की। यानी कि जब भी आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? वो खुद ए है जिसको आपने तोड़ा था। ठीक है ना? अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो भाई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें मिलता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और रेडिकल। This is the formula या expression to calculate the magnitude of the resultant vector from its rectangular components. ठीक है? ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल रेडिकल, ये बन गया वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। रही बात इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, direction of resultant vector is given by theta is equal to tan inverse vertical component divided by horizontal component। ये हमारे पास डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला क्या देगा, क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा? ये फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैलकुलेट करके बताएगा। मतलब ये थीटा कैलकुलेट करके बताएगा। अगर आपने कैलकुलेट करना है कि ये वेक्टर कितने एंगल पर मौजूद है, एंगल पता चल गया मतलब डायरेक्शन पता चल गई। तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला व्हिच इज tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट। याद रखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा, यानी कि जो y कंपोनेंट होगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो ऊपर आएगा, और cos थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा नीचे आएगा। तो ए वाई ओवर ए एक्स और मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जबकि ये वाला फॉर्मूला आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। तो वेक्टर की दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए, अच्छा किसका मैग्नीट्यूड, दोबारा बता रहा हूं, रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रही बात कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड की, तो वो हमने अभी तो डिस्कस किया है। एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए साइन थीटा। तो यहां पर हमने चार फॉर्मूला लिखे अभी तक। एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के खुद के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और सबसे लास्ट में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का फॉर्मूला। ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, एडिशन से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी काम की है। हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हद तक नहीं रहते, कुछ चीजें और भी डिस्कस कर लेते हैं एडिशन से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि वो आ जाए क्वेश्चन में, क्योंकि एडिशन तो है ना, जाहिर सी बात है। देखो ये वाला एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का ये तरीका होता है रिजल्टेंट को फाइंड करने का। एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, बेसिकली इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, एक हमारे पास ये भी टॉपिक होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का बाय पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, इसकी डिटेल की तरफ नहीं जा रहे,
ऐसा नहीं डायग्राम बनवाऊं, डायग्राम में से सारी चीजें रिजॉल्व करके दिखाऊं, उसके बाद उसका फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊं कैसे बनेगा। डायरेक्ट हम फॉर्मूला पढ़ते हैं और मैं आपको बता दूंगा डायरेक्टली कि हमारा यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। डायग्राम वगैरह समझने की आपको जरूरत नहीं है, मेन चीज जो थी वो मैंने आपको सिखा दी कि रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर को, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो काम की बात है ना इस चीज में, वो है सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला। याद रखिएगा, वेक्टर्स की एडिशन के बाद इस वाले मेथड से हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है रिजल्टेंट का, वो बनता है कुछ ये, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये सब के सब अंडर रूट में। ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला एक और। मैं समझता हूं कि इस वाले चैप्टर में, वेक्टर्स वाले चैप्टर में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इक्वेशंस होती हैं उनमें से ये एक आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, कॉन्सेप्चुअल भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनती हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो है क्या। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं। ये वाला मेथड जो है, इस वाले मेथड में कंपोनेंट्स नहीं है। इस वाले मेथड में कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, हम उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो वेक्टर्स, उन वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। किस तरीके से ऐड करते हैं? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है भाई? वही वाला रूल जो हमारे पास पुराना मेथड है, वेक्टर ए गिवन है, ये दूसरा आपको वेक्टर बी गिवन है, ये आपको वेक्टर सी गिवन है। आपसे कहा जा रहा है इन वेक्टर्स को ऐड करें अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो हमें सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करना होता है जिसका नाम यहां पर फिलहाल ए है। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर के हेड से जो दूसरा वेक्टर होता है उसकी टेल को ज्वाइन करना होता है, जो कि यहां पर बी की टेल है। ये आपने ज्वाइन कर दिया, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दिया। अब बच गया सी वेक्टर। सी वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से स्टार्ट करेंगे और वही बनाएंगे जहां पर ये गिवन है। तो ये आपने सी वेक्टर को भी ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया सेकंड वेक्टर के हेड के साथ। फर्स्ट वेक्टर का हेड जोड़ा गया सेकंड वेक्टर की टेल के साथ, सेकंड वेक्टर का हेड जोड़ा गया, ऐड किया गया, ज्वाइन किया गया थर्ड वेक्टर की टेल के साथ। और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें गिवन ही तीन वेक्टर थे, इसके बाद अब चौथा वेक्टर नहीं है। तो हमारे जोड़ने का जो काम था, हमारे जो ज्वाइन करने का काम था, वो यहां पर आके खत्म हो गया। अब हमें इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, और रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट की टेल से शुरू होता है और लास्ट के हेड तक जाके खत्म होता है। So it will be, yeah, this will be the resultant of these three vectors. Resultant of A, B, and C. And the method, this method is known as addition of vectors by head to tail rule. ठीक है ना। तो इस वाले मेथड के जरिए आपको जो रिजल्टेंट मिल रहा है, बेसिकली वो कब मिल रहा है? जब आपने A प्लस B प्लस C किया, यानी कि तीनों वेक्टर्स को ऐड किया, रिजल्टेंट A, B और C। ठीक है। तो एक तो मेथड ये होता है, फिर इसी मेथड को हम अप्लाई करते हैं इस वाले मेथड में। ये वाला जो मेथड है ना, इस वाले मेथड में आपको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो वेक्टर्स गिवन होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। कम से कम भी दो होंगे। अच्छा, एडिशन के लिए तो कम से कम होते ही दो हैं, अकेले वेक्टर को कैसे ऐड करोगे ना। तो कम से कम दो, और इस वाले मेथड में ज्यादा से ज्यादा भी वेक्टर्स दो ही होते हैं। इस वाले मेथड में हम तीन वेक्टर्स की बात नहीं करते, यानी कि यहां पर जो रिजल्टेंट निकाला जाता है वो हमेशा दो वेक्टर्स का निकाला जाता है, जिसमें से पहला वेक्टर ये रहा ए स्क्वायर। अच्छा सॉरी, मैंने यहां पर ए लिख दिया, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये तरीका होता है मैग्नीट्यूड को शो करने का, ठीक है ना। जिसमें ए जो आ रहा है वो फर्स्ट वेक्टर है, इसमें जो बी आ रहा है वो सेकंड वेक्टर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा एंड होल रेडिकल। ये आपको फॉर्मूला आपको क्या कैलकुलेट करके देगा? किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ। अब यहां पर इस वाले फॉर्मूले में वो दो वेक्टर्स कौन है? ए एंड बी, ए एंड बी। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, इन दोनों के एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, उसका मैग्नीट्यूड आप इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले को हम लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं।
और लॉ ऑफ कोसाइन इसको इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में मेनली हमारे पास जो आता है वो आता है कॉस थीटा यानी कि कॉस फंक्शन। और लॉ ऑफ कोसाइन बेसिकली यूज किया जाता है मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। ये आप साथ साथ जो ना नोट करते जाइएगा। स्क्रीनशॉट, जाहिर सी बात है आपके पास ऑप्शन होगा स्क्रीनशॉट का, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी लिया करिएगा क्योंकि वो मैंने काफी देर से लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने रब कर दिया, उस आपने नोट कर लिया होगा उसको, ठीक है ना। खैर, अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ कोसाइन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इस वाले फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि एक बात याद रखिएगा कि अगर ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए, इफ ए एंड बी, अच्छा ए एंड बी लिख रहे हैं हम लोग, अब असल में हम तो फॉर्मूला बना रहे हैं ना, अब जरूरी नहीं कि आपको ए और बी ही गिवन होंगे, क्या पता इनकी जगह पे कोई और वेक्टर आ जाए, है ना। तो जब हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, जनरल बात कर रहे होते हैं, तो अपनी तरफ से हम ए और बी लिख रहे होते हैं, इसकी जगह पे दूसरे वेक्टर्स भी हो सकते हैं, इसकी जगह पे वेक्टर्स के दूसरे नाम भी हो सकते हैं, क्या पता ए की जगह पे F1 हो, बी की जगह पे F2 हो, क्या पता ए की जगह पे V1 हो, क्या पता बी की जगह पे V2 हो। तो नेम ऑफ द वेक्टर कैन बी चेंज, कैन बी डिफरेंट, हो सकता है, ठीक है ना। सो अगर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, कुछ रूल बता रहा हूं आपको वेक्टर्स वाले चैप्टर्स के, इनको याद रख लिएगा। अगर ए और बी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए, मतलब इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब एक वेक्टर वाई एक्सिस पर फॉर एग्जांपल और दूसरा वेक्टर एक्स एक्सिस पर, ये रहा ए और ये रहा बी, और ये इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। आपसे सवाल किया जाएगा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और कौन से वेक्टर्स हैं ये, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, मतलब अभी हम जो पॉइंट लिख रहे हैं वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का लिख रहे हैं, और परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इनका एक और नाम भी होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, फिर ये वाला जो फॉर्मूला है ना रिजल्टेंट वाला, ये शॉर्ट होकर रिड्यूस होकर ये रह जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेडिकल, शॉर्ट हो गया फॉर्मूला। तो अगर आपसे कहा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल अ फोर्स ऑफ, देखें क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, या फोर्सेज ऑफ, इसको भी लिख देते हैं टू फोर्सेज, दो की बात करते हैं, टू फोर्सेज 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग राइट एंगल टू ईच अदर। सही है, ये सवाल है। दो फोर्सेज हैं, पहले वाले का मैग्नीट्यूड है 3, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड है 4, एक्ट कर रही हैं, ये दोनों फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एक दूसरे के राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब भाई ये परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर को कहने का तरीका राइट एंगल भी होता है, ऑर्थोगोनल भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। मतलब आपको क्या गिवन है इन दोनों के दरमियान, एंगल गिवन है कितना, 90 डिग्री। आपसे कहा जाएगा कि कैलकुलेट करें रिजल्टेंट वेक्टर। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि कैलकुलेट इट्स रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स। तो भाई रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ये बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रेडिकल, सही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेडिकल में। तो अब जाहिर सी बात है फोर्सेस की बात कर रहा है तो मैं ए और बी को नहीं लिखूंगा, अच्छा लिखना चाहो तो लिख देना, कोई इशू नहीं है। आप ए को कह दीजिएगा ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, खत्म बात। लेकिन क्योंकि फोर्सेस का जिक्र हो रहा है तो हम फोर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं फॉर्मूला, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रेडिकल। अच्छा वैल्यूज पुट करेंगे तो भाई F1 की वैल्यू आपको गिवन है 3 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू आपको गिवन है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमें पता है कि 9 होता है, तो 9 प्लस 4 जा 16, इसका स्क्वायर 16, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 25, और 25 का रेडिकल निकालोगे तो परफेक्टली 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 न्यूटन। कंडीशन क्या थी, परपेंडिकुलर थे। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली बस इस वाले फॉर्मूले की तरफ जाइएगा, शॉर्ट फॉर्मूला है ये, पहले वाली वेक्टर का स्क्वायर करना, दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर करना, दोनों को प्लस करना और उनका रेडिकल निकाल लेना, तो यू विल गेट व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सही है ना।
ओके, जब मैं बीच में से हटा करूं तो आप कोशिश किया करें इसकी जो ना पिक्चर ले लिया करें। देन इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, यानी कि एंगल गिवन होगा 0 डिग्री। मतलब पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये रहा ए, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ये रहा बी। तो याद रखिएगा, वैसे हम कभी भी किसी भी दो वेक्टर्स को कभी भी डायरेक्ट प्लस नहीं करते। वेक्टर्स को डायरेक्ट प्लस नहीं किया जाता, वेक्टर्स को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, वेक्टर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। वेक्टर्स को ऐड करने के फॉर्मूला होते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के फॉर्मूला होते हैं, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के फॉर्मूला होते हैं। सिर्फ एक वाहिद कंडीशन ऐसी है, वाहिद कंडीशन जिसमें आप किसी भी दो वेक्टर्स को बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट प्लस कर सकते हो रिजल्टेंट निकालने के लिए, और वो कंडीशन सिर्फ ये वाली है। अगर आपसे कहा जा रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड another force of 5 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, यानी कि मतलब ये दो फोर्सेस, दोनों की दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये जो एंगल बना रही है वो कितना 0 डिग्री। तो बताएं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? डायरेक्ट प्लस कर लो। अगर पहली 10 थी, दूसरी वाली 5 थी, तो आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन। आपसे कहा जा रहा है अ वेक्टर ए 15 यूनिट्स एंड अनदर वेक्टर बी 3 यूनिट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, what will be their resultant या what will be the magnitude of their resultant? डायरेक्ट प्लस कर लो, 15 प्लस 3 18 यूनिट्स विल बी योर आंसर। याद रखिएगा, वेक्टर्स कभी भी डायरेक्ट प्लस नहीं होते, यानी कि वेक्टर्स का डायरेक्ट प्लस करके आंसर नहीं निकाला जाता सिवाय इस कंडीशन के। जब भी आपको कहा जाए ना वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या सेम डायरेक्शन में या 0 डिग्री एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे डायरेक्ट इनको प्लस करके, यानी कि a प्लस बी, एंड दिस मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हुए, उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हुआ, तो ऐसे दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा हमेशा सबसे ज्यादा आता है। इससे ज्यादा आंसर पॉसिबल नहीं है। मतलब वेक्टर्स के एडिशन का आंसर इससे ज्यादा आ जाए, हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जा रहा है कि एट व्हाट एंगल या एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी ग्रेटेस्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मैक्सिमम, तो आपने बस एक एंगल पे टिक करना है और वो है 0 डिग्री। या फिर 0 डिग्री नहीं होगा तो लिखा होगा पैरेलल, पैरेलल नहीं होगा तो लिखा हुआ होगा इन द सेम डायरेक्शन। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो किसी भी दो वेक्टर्स का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का आंसर जो आता है वो हमेशा इस एंगल पर आता है, यानी कि वेक्टर्स आपस में पैरेलल होने चाहिए। इसी तरीके से इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ऑपोजिट, है ना, एंटी पैरेलल या फिर ऑपोजिट, यानी कि एंगल कितना बनेगा 180 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये रहा ए, दूसरा वेक्टर ये रहा बी, बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, हम कभी भी किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए कभी भी गिवन वेक्टर्स को डायरेक्ट माइनस नहीं करते, ठीक है ना। तरीका होता है, फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, लेकिन एक वाहिद कंडीशन ऐसी है जिसमें आप वेक्टर्स को डायरेक्ट माइनस करके उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, और वो वाहिद कंडीशन ये वाली है जो मैंने आपको लिखाई है। डायरेक्ट कभी भी प्लस करके आंसर नहीं निकाला जाता सिवाय इस कंडीशन के, और डायरेक्ट माइनस करके कभी भी आंसर नहीं निकाला जाता सिवाय इस कंडीशन के।
तो अगर पैरेलल हो डायरेक्ट प्लस करके आंसर निकाल लेना, और अगर एंटी पैरेलल हो डायरेक्ट माइनस करके आंसर निकाल लिएगा। तो मतलब इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ए माइनस बी, या बी माइनस ए। ये ज्यादा है ये कम है तो ए में से बी को निकाल दो, बी ज्यादा है ए कम है तो बी में से ए को निकाल दो। तो ये वाला फॉर्मूला किसका है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी, एंड दिस इज कॉल्ड द मिनिमम, लीस्ट या मिनिमम रिजल्टेंट। आपसे पूछा जाए कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी लीस्ट, विल बी मिनिमम, तो आपने हमेशा 180 डिग्री पर टिक करना है, या एंटी पैरेलल पे टिक करना है, या ऑपोजिट पे टिक करना है। तो याद रखिएगा वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इस कंडीशन से कभी भी कम नहीं आ सकता, ठीक है ना। आंसर कभी भी इससे कम नहीं होगा और आंसर कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये कंडीशन याद रखिएगा। पैरेलल की कंडीशन में हमेशा प्लस करते हैं, एंटी पैरेलल की कंडीशन में हमेशा डायरेक्ट माइनस करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी वैल्यूज गिवन है डायरेक्ट प्लस डायरेक्ट माइनस। और अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला होगा, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीन कंडीशन मैंने आपको लिखाई यहाँ पर, प्लस की, डायरेक्ट माइनस की, और परपेंडिकुलर की। जी, तो इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे। आपने जैसे अपना हैंड रेज करना है तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। उस्मान, ओके, अनम्यूट करें उस्मान और सवाल करें। तौफीक, ओके तौफीक, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा, वो आपके पास खुद से नहीं सर आएगा। एचडी सही नहीं आ रही है। जी जी। सर एचडी सही नहीं आ रही है, मतलब सही जाहिर नहीं आ रहा है, ब्लर हो रहा है सर, सारे का सारा वीडियो। क्यों ब्लर हो रहा है, असल में सर पता नहीं, यहाँ से कुछ तो जाहिर ही प्रॉपर। सही से नहीं हो, सही से नहीं हो। अच्छा, चलो मैं जी ट्राई सर, करवाता सब हूँ उसको कुछ। बेहतर करने की। जी सर। ठीक सर है। बीच में आवाज भी थोड़ी वो जी। सही नहीं आ रही बीच बीच में। अच्छा, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी ना कि यहाँ पर मैंने अपनी टीम को बिठाया हुआ है, तो वो बिल्कुल हर चीज़ पे मॉनिटर किए हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं। तो जैसे ही, वैसे अभी तक उन्होंने मुझे इशारा नहीं किया था कि सर आपकी आवाज़ रुकी है या जो है क्या नाम है वीडियो ब्लर हुई है। तो अगर वो ऐसा कुछ बोलते तो मैं फौरन उसी को रुक जाता। साहिल। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ जी जी सर, वो एक ही नेटवर्क का मसला था, लेकिन मेरे पास भी ना जोंग की जो सिम थी ना, तो वो जी आपकी जी। ब्लरिश आ रही थी स्क्रीन और सही नजर नहीं आ रही थी। अच्छा उसके अच्छा। बाद ना फिर मैंने वाईफाई कनेक्ट की, तो वाईफाई पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं नहीं हो रही थी, है ये ना, ऐसे ही सारा हुआ होगा। नेटवर्क का। बिल्कुल सही है। हाँ देखिए अब जी, ये और साहिल सर भी ये मैं, बता रहे हैं। हाँ सर, वो पहले ये नेटवर्क का इशू था, अभी कोई भी ठीक नेटवर्क है। का इशू नहीं है, अभी मुझे अभी तो परफेक्टली है ना। स्क्रीन भी अच्छी नजर आ। नहीं सर, आपकी आवाज भी नहीं रुक रही। नहीं रुक रही ना, और हाँ एच सही है डी। बिल्कुल। हाँ सर, ये नेटवर्क का मसला है बारिश की ठीक वजह है। से। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये वीडियो क्वालिटी ब्लर आ रही थी, अभी तक हम्म। भी सही नहीं हुई। अच्छा। अभी चलो हाँ। सर, मैं एक काम करूंगा कि मैं इसको दोबारा से चेक करवा लूंगा एक दफ़ा। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा है कि यहाँ पर बैठे हुए सब चेक कर रहे हैं, मॉनिटर हो रही है। लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं ना कि आपके पास, क्योंकि तीन चार स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर ब्लर आ रही है, तो मैं फिर भी एक दफ़ा अपनी तरफ से, अपनी एंड से जो है इसको चेक करवा लूंगा मजीद ना। फारिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ये कंपलसरी है कि दो, इसमें अगर एक वेक्टर आ सकता है कि हमें कोई भी एक वेक्टर दे दे तो वो हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के जरिए उसका कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये ना कि, एक मिनट, जो सिंगल वेक्टर होता है ना, तो सिंगल वेक्टर की कभी भी एडिशन नहीं होती। ठीक है। पैरेललोग्राम हमेशा हम जब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी दो वेक्टर्स गिवन हो। ठीक है। अच्छा, रही बात एक वेक्टर की, तो जब एक वेक्टर गिवन होता है तो आपसे जो सवाल किया जा रहा होता है ना, फिर वो रिजल्टेंट का नहीं किया जा रहा होता। जो आपको फिर वेक्टर गिवन होता है ना, तो आपसे हमेशा जो सवाल किया जाएगा वो किया जाएगा रिजोल्यूशन के बारे में, यानी कि उसके कंपोनेंट्स के बारे में। या फिर अगर आपको उसके कंपोनेंट्स गिवन हुए तो फिर दोबारा आप उसकी एडिशन करेंगे। और एडिशन का तरीका वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस ए वाई स्क्वायर होता है ना। तो सिंगल वेक्टर की हम कभी भी एडिशन नहीं करते, सिंगल वेक्टर की हम हमेशा रिजोल्यूशन करते हैं। हबीबा। हेलो। जी जी। अस्सलाम। हाँ सर, यस मुझे हबीबा। पूछना था कि ये लाइक आपने ये वाला जो, हेलो, जी जी। आपने जो ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा यस अंडर रूट वाला, उसके यस कोई यस। से ना आपने सॉल्व नहीं करा है। तो मैं कह रही थी मैं अगर करवाऊंगा आप आपको। उसको भी कोई सॉल्व करा देते तो हम। जी जी बिल्कुल। हाँ, और अभी उसके तो अलावा हमने मैंने ये असल भी में पूछना था कि आप वन शॉट हम्म, शॉट देंगे या फिर लाइक ऐसे ही होगा, नॉर्मली होगा, मैं समझा नहीं, क्या वन शॉट? लाइक जैसे हर चैप्टर का अलग अलग से वन शॉट होगा या फिर लाइक जैसे ये डेली रिकॉर्डिंग्स की क्लासेस बात कर होगा। रही हो आप, वीडियो लेक्चर्स? जी जी जी। अच्छा, इसके वन शॉट नहीं होंगे। इसमें ये हुआ करेगा कि जिस दिन क्लास हुआ करेगी उसी दिन की जो रिकॉर्डिंग है, वो जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो उसको क्या करेंगे कि इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसको अपलोड किया जाएगा चैनल पर। चैनल पर मतलब पब्लिकली अपलोड नहीं किया जाएगा, वो अपलोड किया जाएगा और फिर उसके बाद उसका लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इसमें बस आपने इतना वेट करना है कि बस वो जो रिकॉर्डिंग है वो डाउनलोड हो जाए, और प्लस डाउनलोड होने के बाद वो एक दफ़ा अपलोड हो जाए। तो बस आपने इतना वेट करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो साइज है, यानी कि जो एमबीज है जो रिकॉर्डिंग की, वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको डाउनलोड होने में भी, सेव होने में भी टाइम लग रहा होता है। प्लस सेव होने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसको अपलोड होने में भी बहुत टाइम लग रहा होता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा सबको। और अगर ये जल्दी हो जाती हैं तो आपको जो है वो विद इन फ्यू आवर्स, यानी कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आज क्लास हुई है तो रिकॉर्डिंग आज नहीं मिली, क्या पता कल मिले, क्या पता एक दिन के बाद मिले। तो आपने जो है बस वो थोड़ा सा सब्र करना होता है। कभी आपको जल्दी मिल जाया करेगी टाइम टाइम पे, और कभी टाइम लग जाया करेगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। यस। मोहम्मद सलमान।
मुजम्मिल। सुमेरा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम का फार्मूला लिखवाया है फॉर रिजल्टेंट अंडर अंडर रूट ए स्क्वायर आप बी स्क्वायर प्लस ए बी आपकी कॉस आवाज थीटा। क्लियर नहीं है। सर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ का जो आपने फार्मूला लिखवाया था उसकी आप कहते थ्योरिटिकल क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं? हाँ हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि क्या नाम है, उन्होंने आपसे पहले भी जो क्वेश्चन किया था ना, उन्होंने शायद जैनब नाम था उनका, तो इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे। तो अभी ऐसा हुआ करेगा कि मैं पहले आपको टॉपिक पढ़ाया करूंगा, टॉपिक के फॉर्मूला की पॉइंट्स वगैरह लिखाने के बाद फिर हम उसी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किया करेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस किया करेंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, आपके साथ जो है वो वर्कशीट शेयर किया करूंगा आपकी स्क्रीन पर, और एमसीक्यूज हुआ करेंगे उसके अंदर, और फिर उन एमसीक्यूज को हम साथ साथ सॉल्व किया करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी हम इस तरीके से सॉल्व किया करेंगे। दोस्त मोहम्मद। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर वेक्टर में जैसे हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए उसकी डायरेक्शन निकालते हैं, तो टेन इनवर्स और जो फॉर्मूला है वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, तो सर हम इंडिविजुअल को अगर स्कूल में आ जाते हैं तो हमें इधर निकालना है तो अच्छा, आपकी वैल्यूज आवाज मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। किस सिंपल में। अभी आवाज दोबारा क्लियर है? बोलिएगा। हेलो, अभी आवाज जी क्लियर है? जी जी। सर ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है चली गई आपकी आवाज। उसकी हम डायरेक्शन निकालते हैं, तो डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला टेन इनवर्स, बट हम पेपर में कैसे उसके क्वेश्चन हल करेंगे, कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, आप एक काम करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही थी, आप मुझे जो है ना पर्सनली मैसेज कर दिएगा, वॉइस मैसेज ना, मेरे नंबर पे, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। वो सवाल अगर ऐसा हुआ कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है क्लास में, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट डे वो क्लास में समझा दिया करूंगा। अदरवाइज मैं आपको उसी वक्त मोबाइल पे वॉइस मैसेज में समझा दिया करूंगा, ठीक है। गुलाम बटूल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि डेली जो आप मतलब वो टॉपिक करवाएंगे उसके एमसीक्यूज की वर्कशीट ग्रुप पे अपलोड होगी? जी जी। ओके सर, बस यही पूछना था, थैंक यू। ओके। उबैद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये जो आपने एक पैरेलल जिस तरह बताया कि पैरेलल में हम सिंपल एडिशन करते हैं और जी एंटी जी। पैरेलल में हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम्म। कोई मल्टीप्लिकेशन का भी केस करवाएंगे आप या हाँ ना, सिंपली? मल्टीप्लीकेशन का जो केस होगा हमारा, वो तो बल्कि हमारा इसके बाद जो टॉपिक है ना नेक्स्ट, वो है ही मल्टीप्लीकेशन का, जिसमें हम किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक मल्टीप्लीकेशन का जो मेथड होगा वो स्केलर प्रोडक्ट होगा, और जो दूसरा मल्टीप्लीकेशन का मेथड होगा वो फैक्टर प्रोडक्ट होगा। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं, और मल्टीप्लीकेशन को नेक्स्ट वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हमारा वो टॉपिक ही प्रोडक्ट के से रिलेटेड है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी जी। सर ये जो आपने लिखवाया था कि ए एंड बी जो है वेक्टर अपोजिट होते हैं 180 डिग्री पर, दोबारा रिपीट करें, 180 डिग्री पर तो होता है। अगर हम 180 डिग्री पर तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A and B जो होते हैं सेंटर पे एंड पैरेलल। कट रही है आपके पास। सर 180 डिग्री पर जो आपने लिखवाया है A and B पैरेलल, अगर हम
180 डिग्री की जगह पे 270 डिग्री है, तो कह सकते हैं कि ए एंड बी आपस में एंटी पैरेलल है। कुछ भी समझ नहीं आया। हेलो। एक दफा रिपीट करो, एक दफा रिपीट करो। हेलो सर। सर सर अगर आपने जो आराम ये आराम से, लिखवाया था आराम कि आराम ए से। एंड बी जो है 180 डिग्री हम्म, पर, हाँ, हम्म, वन ए एंड बी 180 डिग्री पर एंटी पैरेलल होते हैं। हम्म। तो अगर हम 270 पर 180 डिग्री की जगह पे 270 लिखें तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी मतलब आपस में एंटी पैरेलल है। नहीं नहीं, एंटी पैरेलल की बस एक कंडीशन होती है, 180 डिग्री। अच्छा सर। हाँ, 180 डिग्री, सिर्फ 180 डिग्री को हम कहते हैं एंटी पैरेलल और ओपोजिट। और जो 270 डिग्री होता है ना, वो समहाउ दोबारा से परपेंडिकुलर हो जाता है। मतलब एक तो 90 डिग्री पर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरा 270 एंगल पर भी जो ना समहाउ आप वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कह सकते हैं, क्योंकि जब आप ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर्स आपस में दोबारा से परपेंडिकुलर की कंडीशन में आ जाते हैं, अगर आप जो रिमेनिंग एंगल होता है उस सेंस में बात करें तो, वरना नहीं। सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी फॉर सॉल्विंग पैरेललोग्राम मेथड किसी भी हाँ, क्वेश्चन में? इसमें मैं बताता हूँ आपको। जिसमें जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो उस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो उस फॉर्मूले में हमें सिर्फ तीन चीजें नजर आ रही हैं। एक ए नजर आ रहा है, एक बी नजर आ रहा है, और एक एंगल नजर आ रहा है। यानी कि अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा जा रहा है, एडिशन पूछी जा रही है, और अगर आपको तीन चीजें गिवन है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उनके दरमियान एंगल, तो ये तीन चीजें गिवन होंगी तो हम पैरेललोग्राम वाला लॉ वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पानी पिला दें। सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये वाली कंडीशन स्पेसिफिकली इस कंडीशन में यूज होगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आपको दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स और साथ में उन दो वेक्टर्स के साथ एंगल गिवन होगा, तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इन तीन चीजों में से एक भी चीज मिसिंग हुई तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये तीन चीजें लाजमी है। मुदस्सिर। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही। आशाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो ये क्वाड्रेंट का वो बताया था ना, ये कि जिसमें ये एंगल जो होता है वो जिस क्वाड्रेंट में आते हैं तो उस हिसाब से ए एक्स और ए वाई को पुट करना होता है ना। जी जी। तो सर अगर ये अगर 0 डिग्री पर हो और अगर 90 डिग्री पर हो या 180 पर या 270 पर, तो फिर क्या करना होता है? पर मतलब ए एक्स और ए वैल्यू की क्या वैल्यू होगी फिर? फिर कुछ भी नहीं करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा तरीका इसका। देखो, 0 डिग्री की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। 0 डिग्री पर होगा तो याद है सबसे पहली कंडीशन थी कि एक्स कंपोनेंट वेक्टर के बराबर होगा और वाई कंपोनेंट 0 होगा। तो वो जो शुरू में जो कंडीशन बताई थी ना मैंने आपको, वो इन एंगल्स की बताई थी कि अगर 0 डिग्री होगा तो एक्स कंपोनेंट वेक्टर के बराबर होगा, वाई कंपोनेंट 0 होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 0 होगा, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो वेक्टर के बराबर होगा। और अगर आप 180 डिग्रीज की भी बात करते हैं तो 180 डिग्रीज पे कंडीशन सेम रहेगी, यानी कि एक्स कंपोनेंट अभी भी वेक्टर के बराबर आएगा, लेकिन बस नेगेटिव आएगा, और वाई कंपोनेंट अभी भी 0 होगा। ठीक है ना। तो इन एंगल्स की अगर आप बात करते हैं तो इन एंगल्स के ऊपर आप कंडीशन वही अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे 90 डिग्री पर जो है वो वाई है और एक्स 0 है। 180 डिग्री पर जो है वो एक्स होगा, लेकिन जो वाई होगा वो 0 होगा। ये वाली कंडीशन आप अप्लाई करते हैं।
ओके। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है वो लाइट का बड़ा इशू है। कल भी लाइट नहीं थी तो क्लास का बड़ा मसला हुआ था। अभी भी जो है वो सुबह से यहाँ पर लाइट ही नहीं है ना, तो क्लास को यहाँ पर अभी फिलहाल वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। अ, बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप मुझे पर्सनली कर दिएगा, सेंड कर दिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि असल में मसला ये होता है कि मेरा जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है उस पे जो मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं वो असल में बहुत ज़्यादा तादाद में रिसीव हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि मैं अक्सर मैसेजेस को मिस कर देता हूँ, देख नहीं पाता। वो बहुत नीचे चले जाते हैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने की वजह से। तो आप से मेरी गुजारिश है, मेरी अर्ज़ है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कभी ये मत समझिएगा कि सर जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो बस सिर्फ एक रीजन ये है कि मेरे पास मैसेजेस बहुत ज्यादा रिसीव हो होते हैं, जिसकी वजह से मैं सबको नहीं देख पाता। बहुत सारे मैसेजेस, इवन मेरे अपने जो पर्सनल काम के मैसेजेस होते हैं मेरी फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से जो आ रहे होते हैं, मैं उनको भी मिस कर देता हूँ ना कभी कभी। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो आप क्वेश्चन को रिपीट कर लिया करें। मैं आंसर नहीं दे रहा तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा लिख के सेंड कर दें। कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप उस चीज को दोबारा लिख के सेंड कर दें। तो मैं कोशिश ये रहेगी कि मैं चेक करूं और मैं आपको रिप्लाई कर दूं, ठीक है ना। तो खैर, चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। आसान सा टॉपिक था, बेसिक सा टॉपिक था। यूं भी कहूंगा कि आपका रिपीट हो गया होगा कि क्योंकि आप में से बहुत सारों ने ये पढ़ा हुआ होता है। रिपीट आप जिन्होंने पढ़ा होता है उनके लिए रिपीट हो गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये है कि कल मिलते हैं क्लास में दोबारा, और कल हम स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू से स्टार्ट करूं मैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे। सब अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेदर को एंजॉय करें और दुआ करें कि अल्लाह रहमत वाली बारिश बरसाए, किसी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। जैसे आजकल परेशानियां चल रही हैं, बारिश हो जाए तो जगह जगह पानी भर जाता है, लाइट्स नहीं होती, बड़े इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन खैर, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि रहमत वाली चीज़ें हो, रहमत वाली बारिश हो, सब इंजॉय करें, बस परेशान ना हो। ठीक है, अपना सब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।